सो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये हमारी क्लास 12th की यूनिट है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस, ठीक है। यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आपको क्या करना है, मैं कुछ आपको फॉर्मूलाज भी इसमें बताऊंगी, कुछ फॉर्मूला लिस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो आपको फॉर्मूला लिस्ट भी साथ के साथ प्रिपेयर कर लेनी है एंड उसके बाद जो है हम फिर कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करती हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को जो है इसमें ना आपको फॉर्मूलाज की तरफ ध्यान देना है, प्लस जो हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू योर पेपर पैटर्न, ठीक है, वो भी करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में। मेन हम फॉर्मूला के ऊपर फोकस करेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स वो हम डिस्कस करेंगे। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, हम सब जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो बेसिकली हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि हमारा, अगर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर मेरे को फॉर्मूला लिखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मेरे को फॉर्मूला लिखना है, तो मैं कैसे जो है वो उसको लिखूंगी, क्योंकि आई मेरे पास हो गया Q बाय टी, तो Q को कैसे लिखेंगे हम? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं ना, तो Q को हम कैसे लिखेंगे? योर Q इज इक्वल टू अभी एक न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। एक्चुअल में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो हम चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है, मतलब यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर पहला, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि आपको जो है सबसे पहले तो फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए इन चैप्टर्स के, राइट। तो फॉर्मूला क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि एक ना आपको फॉर्मूला लिस्ट बना लेनी है, जैसे जैसे हम यहाँ पे करते चलेंगे, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको और इजी लगेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो Q बाय T के बराबर होता है, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा यानी कि Q होगा, वो देखो किसके बराबर आ जाएगा? I इंटू टी, यही आ गया, मतलब कि ये आ गया आपका करंट इंटू टाइम। क्या आ गया? करंट इंटू टाइम, राइट। तो ये हो गई हमारी बात इलेक्ट्रिक चार्ज की, है ना। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो ये हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है। तो बेसिक सा फॉर्मूला है I इंटू टी। कैसे आया बता दिया। इलेक्ट्रिक करंट I Q बाय टी के बराबर होता है, ठीक है। I मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट, Q मतलब कि चार्ज, T मतलब कि टाइम। तो Q क्या आ गया अपने पास? I इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज इंटू टाइम लिख देंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कैसे बता सकती हूँ? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैं सिंपल ये आपको बता सकती हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? F बाय Q, ठीक है। टेस्ट चार्ज को हम Q नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस तरीके से Q नॉट से। सो F हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? फोर्स। Q हमारे पास क्या हो गया? चार्ज, है ना। तो अब देखना यूनिट, अब आपको सिंपल सी बात तो पता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है वो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या होती है? ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? कूलम। कूलम को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा वो होता है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, ठीक है। तो F बाय Q होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? F बाय Q। अच्छा, लैग हो रहा है, ओके। तो एक बार मुझे अदर स्टूडेंट्स भी बताइए, क्या आप सबको आवाज ठीक आ रही है या लैग हो रहा है?
सब लोगों को लैग हो रहा है? एक बार कोई अदर स्टूडेंट मुझे बताइए चैट में या ऐसे माइक ऑन करके। ओके है मैम। ओके जी है मैम, लैग हो रहा है मेरा। अच्छा, एक स्टूडेंट का लैग हो रहा है। अच्छा, ओके कितने का है, कितने स्टूडेंट्स का ओके है? ठीक है। अच्छा, बहुत सारी तो बीच में ये भी बोल मैम रहे हैं। आपका लिखने वाला लेग स्लो से आ रहा है। व्हाट? जो आपका राइटिंग है ना, स्लो स्लो करके आ रहा है। राइटिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक बार रीशेयर कर रही हूँ सारी चीज। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो ओके भी है। अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब आप मुझे बताना एक बार, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम होगी बीच में तो बताना। तब तक मैं अभी दो कर स्टूडेंट्स ने और भी ज्वाइन किया है तो मैं थोड़ा सा रिपीट भी कर देती हूँ इस चीज को जो हमने पढ़ा। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में मैंने आपको जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, उसके बारे में सबसे पहले बताया। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो आई जो है वो Q बाय टी के बराबर हमारा यहाँ पर आ जाता है। अब क्लियर है? एक बार बताएंगे। अच्छा, एक मिनट, मैं दूसरा नेट कनेक्शन करती हूँ। एक मिनट, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखना, यहां पे मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया, ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है हम कैपिटल Q से डिनोट कर देते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला कैसे आएगा हमारे पास? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो चार्ज अपॉन टाइम के बराबर होता है। चार्ज अपॉन टाइम यानी कि Q बाय टी। तो Q क्या आ जाएगा हमारा? I इंटू टी आ जाएगा, ठीक है? I इंटू टी। यहां पर I अपने पास क्या है? करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। T क्या है? टाइम है। ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? कूलम्ब होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट, है ना? यहां पर क्यू नॉट क्या हो गया हमारा? टेस्ट चार्ज। एफ क्या हो गया हमारा? फोर्स। तो देखो, मतलब बेसिक सा फॉर्मूला ये है ना कि E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू के बराबर है। ये है बेसिक सी बात, ठीक है? E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू के बराबर है, यानी कि फोर्स अपॉन चार्ज के बराबर है। क्यू क्या है? चार्ज है। अच्छा, एक बार मुझे बताएंगे। नाउ क्लियर? नाउ एवरीथिंग ओके? प्लीज लेट मी नो। ओके मैम। Okay, to all of you. And are you properly understanding whatever I am explaining? Any problem? Tell me. नो प्रॉब्लम। Okay, everything okay. Okay, fine. ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं। चलो, अब आप लोगों को पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब आपके सिलेबस में एक पॉइंट है, दैट इज द कूलम्ब्स लॉ। ये आपका इंपॉर्टेंट लॉ है। अच्छा, आप लोगों को इसके बारे में आइडिया है कूलम्ब्स लॉ के बारे में पहले से थोड़ा बहुत? मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपको करवाऊंगी कि हाँ आपको इन चीजों के बारे में कितना पता है ना? तो फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करूंगी। सो प्लीज टेल मी यस और नो, डू यू नो कूलम्ब्स लॉ और नॉट, और एनी आइडिया यू हैव अबाउट द कूलम्ब्स लॉ, या बिल्कुल भी आइडिया नहीं है? You know about the Coulomb's law? Okay, some students are saying yes. यस मैम।
ओके ओके, यू नो, ओके ओके फाइन, देन इट्स ग्रेट। सो कुलम्स लॉ हमारा क्या होता है, तब मैं आपको सिंपल फॉर्मूला इसका बताती हूँ। देखो F हमारा क्या होता है, Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपका रिवाइज सा हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ना दो चार्जेस हैं, एक चार्ज को मैं नाम दे देती हूँ Q1, दूसरे चार्ज को मैं नाम दे देती हूँ Q2, ठीक है। इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए वो डिस्टेंस अगर स्मॉल r है, लेट्स से इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। तो ये जो लॉ है, कुलम्स लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा या जो आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, है ना, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। यानी कि यहां पर एक चार्ज मेरे पास देखो Q1 था, दूसरा चार्ज क्या था, Q2 था, तो मैं क्या करूंगी, प्रोडक्ट करूंगी इन दोनों चार्जेस का, है ना। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और साथ में अगर मान लीजिए जो सेपरेशन डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच में, अगर वो स्मॉल r है, तो कुलम्स लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है इन चार्जेस के बीच में या फोर्स ऑफ रिपल्शन है इन चार्जेस के बीच में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैं ऐसे लिखूंगी, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, राइट। अब मान लीजिए इसको ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं कुछ ऐसे ले लेती हूँ तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से रिमूव करेंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट लगेगा यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि क्या होता है, K होता है, राइट। मैम सम डिस्टर्बेंस सर। ओके, नॉट, एम आई नॉट क्लियरली ऑडिबल? So other students please also let me know, is there any problem to all, or maybe that one student's network issue can be, might be there. So all the students please let me know in the chat box. So F क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये आपका रिमूव होके यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा जो कि आपका K होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। और ये जो K होता है ना, K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई। K किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप इसकी जगह पे लिखते हो और इसकी जो फाइनल वैल्यू आती है, मतलब इसकी जगह पे हमें क्या पुट करना होता है ये आपको याद रखना होता है। इसकी जगह पे हम पुट करते हैं 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, ठीक है। क्या पुट करते हैं, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, राइट। तो अब देखो मैंने यहां पर कांस्टेंट भी लगा दिया, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर भी लिख दिया, ठीक है। Q1 Q2 बाई r स्क्वायर भी लिख दिया, ओके। टू अदर स्टूडेंट्स इट इज ओके। सो आई थिंक बीच बीच में कुछ स्टूडेंट्स का नेटवर्क इशू हो सकता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो देखो F क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, है ना। तो अब मैंने बताया ना कि K किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K की जगह पे मैं वैल्यू डाल दूंगी इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिख दूंगी। ये क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर आ गया। तो मतलब कुलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे हो, इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हम कितनी पुट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12, 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12, ये इसकी वैल्यू हम डालते हैं। अच्छा ये देखो, तो फॉर्मूला आपके पास क्या बना कुलम्स लॉ के केस में, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, है ना। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, याद रखना। तो कैसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे मैं लिख देती हूँ 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और आगे हमें ये भी फिर सारी चीज लिखनी है, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, लाइक दैट। अब न्यूमेरिकल्स यहां से कैसे बन सकते हैं, मान लो आपको दो चार्जेस की वैल्यू दे दी गई है ना।
मान लीजिए दो चार्जेस की वैल्यू दे दी गई, एक चार्ज आपको दे दिया गया और एक कोई दूसरा चार्ज दे दिया गया कि हाँ इतने इतने कूलम्ब के दो चार्जेस हैं। जैसे मान लो एक चार्ज दे दिया गया आपको 4 कूलम्ब का, दूसरा चार्ज दे दिया गया 2 कूलम्ब का, है ना, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो अगर दे दिया गया 10 मीटर, तो जो आपका सेपरेशन डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस अगर 10 मीटर दे दिया गया और अगर आपसे पूछ लिया गया कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन निकालिए इन दोनों चार्जेस के बीच में, तो आप सीधा इस फॉर्मूले का यूज करोगे। कैसे? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9। राइट, अब Q1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? एट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा? व्हाट? एट्रैक्शन? अच्छा, आप पूछ रहे हो कि एट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है ना, अब आपको पता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, है ना, यहाँ पर तो इस केस में तो हमारा रिपल्शन ही होगा। हाँ, इस केस में तो हमारा रिपल्शन ही होगा, है ना, कुछ भी आपको दिया जा सकता है आपके क्वेश्चन में। अब बेसिकली अगर मान लीजिए एक चार्ज माइनस में दिया गया होता है ना और एक चार्ज प्लस में दिया गया होता है, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन में ऐसे फोर्स निकालने को बोला जा सकता है ना, तो फिर ये चीज आपको अंडरस्टूड है कि हाँ, टू अपोजिट चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, राइट, और दो इक्वल चार्जेस जो होते हैं हमारे सेम चार्जेस, सिमिलर चार्जेस, है ना, वो रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे इस केस में तो रिपल्शन ही होगा। अगर मान लीजिए ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपको कुछ ऐसे दे दिया जाए -2 कूलम या फिर आपको दे दिया जाए 4 कूलम, तो आपको पता लग गया ना, एक चार्ज नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ पर आपको फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालनी होगी। ठीक है, मान लीजिए कि एक चार्ज आपके पास नेगेटिव में है, दूसरा भी आपके पास नेगेटिव में है, तो अगर नेगेटिव नेगेटिव में दोनों हो गए या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में हो गए, जैसे इस केस में अगर मान लो एक 4 कूलम दे दिया, एक जो है वो 2 कूलम दे दिया, तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे रिपल्शन। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि हाँ, 2 opposite charges will always attract each other whereas two similar charges will always repel each other। ठीक है, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 आप डाल दोगे, Q1 Q2 की वैल्यू डालोगे और जो भी डिस्टेंस दिया है वो आप डाल सकते हो। मतलब ये एक आइडिया है कि ऐसे ऐसे आपको इसके क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए एक बार, यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है कि कूलम्ब्स लॉ को कैसे यूज करना है? थोड़ा सा हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर्स में, मतलब जैसे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एक आपके पास लेक्चर रहेगा आपका जिसमें ना हम उस चैप्टर के सिर्फ MCQ सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया डिस्टरबेंस आ रहा है मैम। डिस्टरबेंस लाइक मींस ऑडियो इज नॉट क्लियर टू यू? अच्छा, यस सर, यस मैम, ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अदर स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे एक बार, सबको ओके है या सबको प्रॉब्लम आ रहा है? मैम सुन नहीं पा रही हूँ। अच्छा, ठीक है, आप एक बार ना देखो, क्योंकि अदर स्टूडेंट्स को तो ओके है, तो आई थिंक आपका क्या हो सकता है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है। तो एक बार आप मीटिंग को एग्जिट करिए, फिर उसमें आएगा नीचे रीज्वाइन का ऑप्शन। ठीक है, फिर आप रीज्वाइन के ऊपर क्लिक करिए, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स का ओके है। अच्छा, तो मैक्सिमम का ओके है, 1-2 का ही वीडियो लैग कर रहा है ना, तो इसीलिए आई थिंक कि थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन, तो आप एक बार रीज्वाइन करके देखिए। अच्छा, मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि वीडियो इज लैगिंग, ऑडियो इज ओके। अच्छा, तो अदर स्टूडेंट्स मुझे बताइए, क्या आप सबको वीडियो ओके था? वीडियो वॉज ओके टू ऑल अदर स्टूडेंट्स? Video also okay. Whatever am I writing was also okay. No lag ना? या हाँ, ठीक है, हाँ, मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कोई लैग नहीं है, है ना?
कुछ स्टूडेंट्स का थोड़ा बहुत लैग हो रहा है, आई थिंक या बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो नहीं है कोई लैग, कुछ स्टूडेंट्स का थोड़ा बहुत लैग हो रहा है। मे बी ये थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से रहता है ना, तो आप थोड़ा सा नेटवर्क अपना चेक करके या फिर आप एक बार मतलब एग्जिट करके रीज्वाइन करके देखिए। मतलब आप एग्जिट करिए है ना, और उसके बाद आप रीज्वाइन करके देखेंगे, मतलब रीज्वाइन फिर उसी में नीचे आ जाती है ऑप्शन रीज्वाइन की, रीज्वाइन मीटिंग की, उस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा आपका। जिन स्टूडेंट्स को कोई लैग नहीं है, बिल्कुल ओके है, वो मुझे एक बार बताएंगे कि जो हमने पढ़ा कूलम्स लॉ वो आपको अच्छे से समझ आया, उसकी एप्लीकेशन, या कोई डाउट है। आप सिंपल ऐसे लिख के बताइए अंडरस्टूड और नॉट, जिसको समझ में आ गया वो ऐसे लिख लो क्लियर, तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करेंगे। एवरीथिंग क्लियर, ओके। ओके क्लियर, तो मैक्सिमम को कोई इशू नहीं है वीडियो एंड ऑडियो से रिलेटेड। सो आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स का नेटवर्क इशू हो सकता है, जो 2-3 स्टूडेंट्स हैं, है ना, आपका थोड़ा सा आप अपना नेटवर्क इशू जो है उसको रिजॉल्व करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर नाउ। अच्छा, एग्जिट करने के बाद आपका क्लियर हुआ है ना, ठीक है, तो ऐसे आप ट्राई करना है ना, जिसका भी थोड़ा बहुत लैग हो रहा है वो एक बार एग्जिट करके रीज्वाइन करना। तो अभी एक स्टूडेंट का एग्जिट करके ज्वाइन किया तो उनका क्लियर हुआ। ओके ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं अब हम। कूलम्स लॉ हो गया। मैं ना सबसे पहले आपको ना कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक चीजें बता देती हूँ, है ना, ताकि आपको पहले बेसिक चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। एक चीज आप ध्यान रखना, एक होता है हमारे पास कैपेसिटेंस, मतलब मैं आपको कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा बहुत मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो सबसे पहले आज के लेक्चर में फॉर्मूले एक्सेट्रा बता रही हूँ, राइट। जैसे आपके पास देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चैप्टर है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला चैप्टर तो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, जिसकी बात मैंने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में की, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। एक चैप्टर आपके पास इसमें आता है दैट इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। और एक आपके पास यहाँ पे चैप्टर आता है जिसका नाम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, राइट। और एक और इसमें चैप्टर आता है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली चैप्टर्स हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सारे चैप्टर्स के जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो सबसे पहले हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की बात करते हैं। देखो होता क्या है कि जो हमारा Q होता है ना, चार्ज जो होता है, ठीक है, चार्ज जो होता है, चार्ज मतलब कि चार्ज को किससे डिनोट कर देते हैं, Q से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। V आपका क्या होता है, V इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब देखो अगर मैं यहां पे लिख देती हूं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करती हूं तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट यहां पर क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू CV, कुछ ऐसे आ जाएगा ये, Q इज इक्वल टू CV। देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया, यहां पे मैंने ये जो कांस्टेंट C लगाया है, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, द कांस्टेंट C इज,
कैपेसिटेंस, है ना, जो हमारा यहाँ पर C होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अवर कैपेसिटेंस। तो ये वाला यहाँ पे इस बात को बोलने का मतलब क्या है, इस बात को बोलने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ये चीज अब यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी कि अपने पास जो कैपेसिटेंस होता है ना, वो क्या होता है, मतलब उसको आप कैसे निकालते हो। तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि जो चार्ज है Q वो आपका V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका जो चार्ज Q जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं, जिस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोल देते हैं। सो Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, CV। अब मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे बहुत इजी है देखना, Q इज इक्वल टू CV, यहां से मेरे को क्या निकालना है, C निकालना है। तो C क्या आ जाएगा मेरे पास, Q बाय V, यही आ जाएगा ना, देख लो। या इसको कैपिटल Q से भी बता सकते हैं या स्मॉल q से भी बता सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, और C इज इक्वल टू Q बाय V। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्लियर हो गया। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्राइम फोकस है फॉर्मूलाज के ऊपर। जनरल फॉर्मूला बता दिया मैंने कैपेसिटेंस का। अब देखना जरा यहाँ पे, अब आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, कूलम्ब होती है ना। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो हमारे पास ये किस तरीके से आ जाएगा, कूलम्ब पर वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट, यही आएगी ना कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम फैरेड बोलते हैं, ठीक है। फैरेड को आप डिनोट करते हो कैपिटल F से। तो Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू रीअरेंज करके Q बाय V, राइट, C इज इक्वल टू Q बाय V। चार्ज को कूलम्ब में लेते हैं, पोटेंशियल को वोल्ट में लेते हैं, तो आ जाएगा अपने पास कूलम्ब पर वोल्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम फैरेड बोल देते हैं। Now please all of you tell me, is this clear to all of you or any problem यहाँ तक जो हमने पढ़ा। Can we proceed? Proceed, ma'am. Okay. From the starting थोड़ा सा पॉइंट बताएंगे कहाँ से रिपीट करना है या स्टार्टिंग से ही रिपीट करना है। चलो देख लो एक बार यहाँ पे मैंने आपको ये बताया ना, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली जो यूनिट है कंप्लीट, है ना, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बनते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट यूनिट के, राइट। तो यहाँ पे एक हमारे पास टर्म आती है कैपेसिटेंस, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटेंस को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि क्या ध्यान रखना है आपको। जनरली किसी भी कंडक्टर में, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई कंडक्टर है ना, तो किसी भी कंडक्टर के केस में क्या होता है, जो चार्ज होता है, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, है ना। Q हो गया चार्ज, V क्या हो गया अपने पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो Q क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मैं देखो यहां से रिमूव करती हूं, तो हमेशा जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो वहां पर क्या आता है, कांस्टेंट। तो यहां पर कौन सा कांस्टेंट आएगा, C, ठीक है। और ये जो यहां पर कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसी को कैपेसिटेंस कहा जाता है। सो क्या आ गया, Q इज इक्वल टू CV, और C इज इक्वल टू, यहां से रीअरेंज करके मैं निकाल दूं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, Q बाय V। चार्ज को हम किस में लेते हैं, कूलम्ब में लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस में लेते हैं, वोल्ट में लेते हैं, ठीक है, उसको हम वोल्ट में लेते हैं। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या आ जाएगी,
कैपेसिटेंस की, कूलम्ब पर वोल्ट, है ना। कूलम्ब पर वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम फैरेड बोल देते हैं, है ना, इसी को हम फैरेड बोल देते हैं, और फैरेड को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अब मुझे बताओ, क्लियर है? ओके, क्लियर, ओके ओके फाइन, ठीक है, everyone is saying like clear, so let's proceed। अब एक हमारे पास ना टॉपिक आता है इसमें, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। नाउ लेट्स डू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट्स द टोटल लाइंस ऑफ फोर्स passing normally through the given area, है ना। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है टोटल लाइंस ऑफ फोर्स जो कि नॉर्मली पास कर रही है किसी एरिया में से। जैसे मान लो मेरे पास कोई एरिया है ना, अब इस एरिया में से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही है? मान लो ये कोई लाइन ऑफ फोर्स है, ये कोई लाइन ऑफ फोर्स है, तो नॉर्मली इसके नॉर्मल, है ना, इसके नॉर्मल मतलब 90 डिग्री के एंगल के ऊपर कितनी लाइंस जो है यहाँ से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही है, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब आपके काम की बात क्या है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला। फ्लक्स को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? इसको फाई बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको फाई बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास फाई होता है ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्या होता है ये? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब आपके पास यहां पर ई क्या हो गया? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ds आपके पास क्या है? जो आप यहां पे सरफेस एरिया कंसीडर करके चल रहे हो, दैट इज योर ds हेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज डिनोटेड बाय फाई, और जो फाई होता है वो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। ई हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ds आपके पास क्या हो गया कि जिस सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं ना उसको ds बता देंगे, मतलब कोई स्मॉल सरफेस एरिया है ना उसको ds बता दिया, जिसमें से हम बता रहे हैं कि कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं। तो ऐसे इसका फॉर्मूला होता है। अगर ये तो हो गया कि अगर मेरे को वेक्टर की फॉर्म में इसका फॉर्मूला लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फाई इज इक्वल टू, मतलब अब मैं देखो इसको ds की फॉर्म में लिख रही हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, d फाई इज इक्वल टू, है ना। फाई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर मुझे इसी चीज को एंगल की फॉर्म में लिखना है देन आई कैन राइट लाइक ई ds cos थीटा, ई ds cos थीटा, जहां पर ये जो थीटा है ये क्या हो गया अपने पास? दैट इज द एंगल, दिस थीटा इज द एंगल हेयर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक लॉ आता है हमारा, और दैट इज द ओम्स लॉ। देयर इज अ लॉ जिसका नाम है ओम्स लॉ। ये भी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, इंपॉर्टेंट है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास रिलेशन क्या बनता है ये याद रखना बस आप, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। यहां पर जो V हो गया आपका वो क्या हो गया आपका? V क्या हो गया यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। दिस V इज पोटेंशियल डिफरेंस हेयर। I आपके पास क्या हो गया यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट। R क्या हो गया? रेजिस्टेंस। R इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर हो गया ना, तो V बाय I किसके बराबर आ जाएगा? R के बराबर आ जाएगा।
V by I is equal to R. So in this way you can write its formula, V is equal to IR. This is the Ohm's law. अच्छा, हम एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं. चलो एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं. मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया, like if the charge of 1 coulomb is placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in a vacuum का मतलब क्या होता है? वैक्यूम यानी कि एम्प्टी स्पेस. कोई मीडियम नहीं है, ना तो सॉलिड है, ना तो लिक्विड है, ना तो गैस है, कोई मीडियम नहीं है, जस्ट लाइक एम्प्टी स्पेस है. ठीक है, तो क्या बोला कि इफ द चार्ज ऑफ द 1 coulomb इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ द 1 meter फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इन ए वैक्यूम, it experiences an electrical force repulsion. It experiences an electrical force repulsion of magnitude. Options आपके पास दी गई हैं. 9 into 10 raised to power minus 9 Newton. B ऑप्शन है 9 into 10 raised to power 9 Newton. C ऑप्शन है 10 into 10 raised to power 9 Newton. D ऑप्शन है 10 into 10 raised to power minus 9 Newton. अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना. इस क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है कि मान लीजिए कोई चार्ज है जो कि कितना है, 1 कूलम का चार्ज है ना, उसको प्लेस कर दिया गया एट ए डिस्टेंस ऑफ द, मतलब देखो 1 मीटर दूरी पे उसको रखा गया. किससे? फ्रॉम अनदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज से, और उस दूसरे चार्ज का भी क्या है? सेम मैग्नीट्यूड यानी कि सेम वैल्यू है ना. मान लीजिए ये देखो एक चार्ज है मेरे पास, मान लो एक है चार्ज Q1, इसका मैग्नीट्यूड है 1 कूलम. एक है चार्ज Q2, इसका मैग्नीट्यूड है 1 कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है इन चार्जेस के बीच का? 1 मीटर है ना. इतनी दूरी पे उनको रखा गया. तो आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल हमारे पास फोर्स, मतलब जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स रिपल्शन, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी. तो देखो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना दिया गया है? कितना दिया है? 1 मीटर. तो बताओ आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का. एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे चैट में, कौन सी ऑप्शन आएगी? What will be the answer of this question? हाँ, B ऑप्शन. नाइन इंटू 10 raised to power 9. हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 into 10 की पावर 9 है ना. तो इसका हमने डाल दिया 9 into 10 की पावर 9. Q1 की वैल्यू आपको पता लग गई. Q1 की वैल्यू क्या है हमारी? Q1 की वैल्यू देखो 1 कूलम है ना. तो देखो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 1 कूलम मल्टीप्लाई बाय Q2 की वैल्यू 1 कूलम डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. R की वैल्यू कितना डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में? 1 मीटर का. तो क्या आंसर आ गया अपने पास? 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन. सिंपल है ना, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको. अच्छा चलो आगे चलते हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ हो गया. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक
principle of superposition of electrostatic forces. This is our next topic. तो अब हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है ये आपका कुछ इस तरीके से बोलता है कि जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होती है विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय, यहां पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूं, उसके बाद इसका फॉर्मूला बता दूंगी, है ना. ये जो प्रिंसिपल है ये बोलता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, जो पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी जो कि एक्सपीरियंस की जाती है, एक्सपीरियंस्ड बाय ए गिवन चार्ज्ड पार्टिकल, मान लो वो जो चार्ज पार्टिकल है उसको मैं मान लेती हूँ क्यू नॉट, है ना, उसको मैं क्या मान लेती हूँ, क्यू नॉट मान लेती हूँ. तो ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ, अब मान लीजिए हमारे पास जो है सिस्टम है चार्ज्ड पार्टिकल्स का, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज इक्वल टू द वेक्टर sum of the forces exerted on it due to all the other charged particles of the system. अब देखो ये जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ विद एग्जांपल. तो क्या है कि समझना पहले इसको, है ना. इस प्रिंसिपल में देखो मैंने क्या लिखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि एक्सपीरियंस की जाती है गिवन चार्ज पार्टिकल के द्वारा, ठीक है, जो नेट फोर्स है, जैसे मान लो एक मेरे पास ना चार्ज पार्टिकल है जिसको मैंने बोल दिया, जिसका जो है अब चार्ज पार्टिकल है तो ऑब्वियसली इसका चार्ज होगा. चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, है ना. तो जो मेरे पास चार्ज पार्टिकल है उसको मैं क्या मान के चल रही हूँ, उसको मैं मान के चल रही हूँ क्यू नॉट. ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, वो आपके पास वो जो नेट फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू द वेक्टर सम किसका, ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड. मतलब ऐसे समझ लो ना कि जो टोटल, जैसे मान लो आपको ना अपने टोटल मार्क्स निकालने हैं, तो आप टोटल मार्क्स कैसे निकालोगे, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करोगे. व्हाट यू विल डू, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को यू विल ऐड, तभी निकाल सकते हो, है ना. कुछ वैसे ही इसको समझ लो कि आपके पास जो टोटल जो यहाँ पर फोर्स होगी, मतलब मान लो देखो मेरे पास चार्ज पार्टिकल जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना वो मेरे पास क्यू नॉट है, तो फोर्स को मैं कैसे बताऊंगी, एफ नॉट से, राइट, एफ नॉट से. तो अब मान लीजिए कोई एक फोर्स है F01, ये नाम समझाने के लिए, एक फोर्स है F02, एक फोर्स है F03, एक फोर्स है F0n, राइट. तो देखो मैंने जो है यहां पर क्या किया, एक चार्ज जो है, एक मैं यहां पर चार्ज पार्टिकल मान के चली जिसको मैंने बोल दिया क्यू नॉट, और फोर्सेस मैंने इस तरीके से मानी जैसे एफ नॉट जो कि किसके बराबर होगा, अब मतलब मान लो ये सारी फोर्सेस हैं F01 प्लस F02 प्लस F03, ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं F03 प्लस एंड सो ऑन, जितनी मर्जी फोर्सेस हैं F0n, है ना, इस तक. मतलब जो एक पार्टिकल ने जो फोर्स एक्सपीरियंस करी वो सबके सम के बराबर है, ये मतलब हुआ इसका सिंपली. अब देखना फिजिक्स में क्या होता है ना, जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं ना उनका, मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट हमें टफ इसीलिए लगता है बिकॉज समटाइम्स हम फॉर्मूलाज एक्सेट्रा के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं ना. हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज पर ध्यान देंगे और आपको थोड़ा बहुत रीअरेंज करना सीखना होगा. जैसे कई बार क्वेश्चंस जो है ना वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आ जाते हैं आपके एग्जाम में. जब हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे पेपर्स का तो हम उसमें देखेंगे क्वेश्चन जो है वो
डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कई बार पूछ लिए जाते हैं ना, तो आपको थोड़ा बहुत रीअरेंज एक्सेट्रा करना आना चाहिए और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस में तो आपको सीधा वैल्यू ही डालनी होती है, फॉर्मूला इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, अभी मैंने कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको बताया क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही था ना। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ इसको, एफ नॉट इज इक्वल टू, अब देखो इसकी जगह पे मैं लिख देती हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सब में कॉमन ही आ जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं एफ नॉट 1 की जगह पे भी इस चीज को लिखती हूँ, ठीक है, और फिर ऐसे सब की जगह पे अगर मैं ये लिखती हूँ तो ये तो सब में कॉमन ही आ जाएगा अपने पास, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब एफ नॉट 1 इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, अब पहला चार्ज मान लीजिए, मैं मान के चलती हूँ, देखो यहाँ पे मैंने फोर्स लिखी ना एफ नॉट 1, तो चार्ज मेरे को क्या मानना पड़ेगा यहाँ पर Q1, और एक चार्ज मान लो मैं ले लेती हूँ Q0, है ना। तो डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगी मैं, मतलब इसका स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट, डिस्टेंस का स्क्वायर करके हम लिख देंगे। मान लो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है, लाइक R01, है ना, ऐसे मान लो, प्लस दूसरा हमारे पास कुछ इस तरीके से है Q2 Q0 डिवाइडेड बाय R02, है ना, और स्क्वायर करना होता है हमें सबका, राइट, स्क्वायर करना होता है, तो यहाँ पे हम ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली बात ये है कि हम वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे फोर्स की, समझ में आ गई आपको ये बात, हम वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे फोर्स की, है ना। फोर्स की वैल्यू हमें कहाँ से पता लगी, सिंपल सी बात हमारी ये है कि जो एक चार्ज के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस की जा रही है वो सबके वेक्टर सम के बराबर हुई, सारी फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर। जैसे मान लो एक फोर्स है F01, तो इसका वेक्टर सम है ना, F वेक्टर करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दूसरे का तीसरे का ऐसे, ठीक है। और फोर्स की जगह पे मैं लिख रही हूँ जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये कैसे पता चला हमें, फॉर्मूला से। यहां तक क्लियर है, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। क्लियर है सबको यहां तक, ये कुछ ओके है मैम, ओके ओके क्लियर है। अच्छा कुछ, हाँ मैं वेट कर रही हूँ एक्चुअली रिस्पॉन्स का, कि स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आया या नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारा यही है, सिंपल सा। अब मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बताती हूँ। एक हमारा होता है, ये तो मैंने बताया ना आपको फोर्सेस के लिए, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो टोटल, मतलब अगर हम ना एक चार्ज पार्टिकल की फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास सम के बराबर आ गया सबके, मतलब जितनी भी फोर्सेस हैं उनके सम के बराबर आ गया, ठीक है। जैसे बताया कि टोटल मार्क्स जो है वो सारी चीजों का सम, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का सम हुआ ऐसे। अब एक आप पढ़ोगे कि एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी बहुत सिंपल सी बात है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करती हूँ ना ऐसे, तो मान लीजिए मेरे पास ना रिजल्टेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई वेक्टर है मान लो, है ना, और दो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेती हूँ समझने के लिए कि हाँ एक मेरे पास हो गई E1 वेक्टर, एक हो गई E2 वेक्टर, है ना। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, मतलब ई वेक्टर जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अब आपने एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से आई थिंक, कि चाहे हम जो है वो फोर्सेस के लिए लिख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख रहे हैं, जो रिजल्टेंट है वो सबके सम के बराबर है सिर्फ, है ना।
रिजल्टेंट जो है, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख रही हूं वेक्टर फॉर्म में तो मैंने लिखा ई वेक्टर, राइट। जब मैं लिख रही हूं किसी चार्ज के लिए फोर्स, है ना, तो वहां पर मैंने लिखा एफ वेक्टर। ये मतलब हुआ इस चीज का। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने वेक्टर सम की फॉर्म में ही यहां पे लिख ली है ये चीज। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को मैं और सिंप्लीफाई करके भी आपको बता सकती हूँ, फोर्सेस वाला। वो तो चलो हमने एज्यूम कर लिया है ना, एज्यूम करके हम मान सकते हैं कि हाँ जी हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q0, है ना, और फिर हमने एज्यूम कर लिया कि फोर्सेस को नाम तो कुछ भी दे सकते हो आप। मान लो एक फोर्स ले लेते हो आप F1, दूसरी फोर्स ले लेते हो F2, तीसरी फोर्स मान के चलते हो F3, है ना, और एक फोर्स आप मान के चलते हो Fn, मतलब एंड सो ऑन Fn। तो जो F नेट है, मतलब जो नेट है, रिजल्टेंट जो है, वो किसके बराबर आ जाएगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन Fn वेक्टर, लाइक दैट। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। अब एक चीज देखना, आपने मैथ्स में ये चीजें पढ़ी होंगी। जैसे अगर मान लीजिए आपको मैग्नीट्यूड बताना है, ये एक नेक्स्ट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस। मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, एक फोर्स मेरे पास है F1 और दूसरी फोर्स मेरे पास है F2, ठीक है। ऐसे जो है वो कोई दो फोर्सेस हैं, इनका मुझे क्या बताना है? रिजल्टेंट बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इसकी वैल्यू बतानी है F नेट की। तो F नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? नेट फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, मान लीजिए एक फोर्स मैंने यहां पे बना दी F1 वेक्टर, दूसरी फोर्स मैंने बताई F2 वेक्टर, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? क्या इनका रिजल्टेंट F वेक्टर होगा? यस, इनका रिजल्टेंट F वेक्टर होगा, राइट। तो अब देखना, अब मान लीजिए कि यहां पर मैंने लिखना है F नेट, तो कैसे लिखेंगे रिजल्टेंट? F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मतलब वो तो वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में मैंने आपको बताया वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसको मतलब हमने जैसे लिखा F नेट या F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन, लाइक दैट। अब मुझे ना मैग्नीट्यूड अगर इनका लिखना है, मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है ना, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है, मुझे इनका मैग्नीट्यूड लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगी? सिंपल, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे। F1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, ये पूरा अंडर रूट के नीचे अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 कॉस थीटा। लाइकवाइज एक मैंने आपको बोला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर मैं ई वेक्टर नेट कैसे लिख रही थी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे पास था E1 वेक्टर, दूसरा था E2 वेक्टर, तो प्लस एंड सो ऑन करके मैं उसको लिख दे रही थी, राइट। तो यहां पर मेरे पास जो है जो E आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? दैट इज E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस, फिर से वही बात आ गई है ना, F की जगह पे मैं सिर्फ जो है वो E लिखूंगी, तो E1 इंटू E2 कॉस ऑफ थीटा, इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग। प्लीज ऑल ऑफ यू लेट मी नो, जो भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया, कोई डाउट हो किसी को, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इफ एवरीथिंग क्लियर देन चैट में लिखिए एवरीथिंग इज क्लियर, वीडियो वगैरह क्लियर है, सब कुछ ऑडियो क्लियर है, एक बार चैट में बताइए। ओके, क्लियर है ना सबका? ठीक है।
अच्छा, आप लोगों की फिजिक्स की क्लास कितने ड्यूरेशन की रहती थी? 2 आवर ड्यूरेशन और 1.5 आवर ड्यूरेशन? Principle of superposition of electric field is not clear. Okay. Let me explain you again. Let me explain you. Just give a second. देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ना, वो ये बोलता है दैट द रिजल्टेंट electric field, the resultant electric field at any point due to various electric charges is equal to, स्टेटमेंट में इसीलिए लिख रही हूं ताकि क्लियर हो जाए और अच्छे से, है ना, फिर उसके बाद फॉर्मूला बताती हूँ फिर से, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके, वेट। अच्छा, ठीक है, अब आपको आएगा, अब आएगी आपको स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, देख लो। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ स्टेटमेंट फॉर्म में ना पहले। तो देखो क्या है, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू वेरियस इलेक्ट्रिक चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर ना रिजल्टेंट लिखना है, मतलब जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने आपको बताया फोर्सेस के केस में, तो वहां पर हम क्या लिख रहे थे? वहां पे हम लिख रहे थे एफ नेट। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब अगर मुझे यहां पर ई नेट लिखना है ना, वेक्टर फॉर्म में ई वेक्टर, तो मैं कैसे लिखूंगी? तो ये प्रिंसिपल ऐसा बोलता है ना कि जो रिजल्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पॉइंट ए है ना, किसी भी पॉइंट के ऊपर किसकी वजह से? ड्यू टू वेरियस इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्जेस लाइक ऐसे हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2, इस तरीके से। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो चार्ज की बात होगी। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या बताया मैंने? F/Q, फोर्स अपॉन चार्ज, राइट। तो अगर एक मेरे पास चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, ऐसे मतलब जो मेरे को रिजल्टेंट निकालना है, टोटल जो बताना है, नेट जो बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सम के बराबर, वेक्टर सम के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस, है ना। जैसे समझो इस बात को, जैसे ई वेक्टर नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही आएगा ना। मतलब सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है कि रिजल्टेंट जो है वो सबके सम के बराबर है। जैसे टोटल मार्क्स निकालने हैं तो सारे सब्जेक्ट का सम करेंगे, तो वही लिखा मैंने, ई वेक्टर नेट इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन। उसके बाद मैंने आपको बताया, ये तो आपने लिखा वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है इसका, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, है ना। जो भी ये जो रिजल्टेंट है इसकी आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, इसकी वैल्यू लिखनी है सिंपल, इसको आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है ना। तो कैसे लिखेंगे? तो आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर, है ना, प्लस, मतलब ये तो आपने पढ़ा होगा ना, सिंपल सा ऐसे बनता है हमारा कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, फॉर्मूला जो बनता है ना, प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, या फिर मान लो ऐसे बन गया कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, है ना, ऐसे बनता है, वैसे ही लिखेंगे इसको। तो E1 स्क्वायर पहली इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 स्क्वायर दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 2AB, तो मतलब 2E1 इंटू E2 कॉस थीटा,
ऐसे, जब वेक्टर को रिमूव करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, जिस भी स्टूडेंट का डाउट था प्लीज मुझे चैट में बताइए, अब क्लियर है? ओके ओके, क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब मुझे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स लिखनी है। क्या आप लोग बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स क्या होती हैं? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इफ एनीवन नोज देन प्लीज आंसर। ओके ओके, अच्छा ये पूछ रहे हो आपकी ये रिजल्टेंट में कैसे आएगा। हाँ, एक स्टूडेंट ने आंसर किया न्यूटन पर कूलम्ब आपके पास ये होता है, ठीक है ठीक है। एक्चुअल में देखो, जब हमें रिजल्टेंट लिखना होता है ना, रिजल्टेंट लिखना होता है तो हमारे पास जो है ये कैसे आया, आप पूछ रहे हो ये कैसे आया। तो एक्चुअल में हमें जो रिजल्टेंट लिखना होता है ना, वो हमें बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ, जैसे मैंने आपको ये एफ नेट का बताया ना, एफ नेट में मैंने आपको बताया अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, है ना। तो हम जो है वो बेसिकली जब भी रिजल्टेंट लिखते हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के केस में, तो हम इस तरीके का मतलब मान के चलते हैं। आप ऐसे मान के चलो, सिंपल, मतलब एज ए आप माइंड में एक रेफरेंस ऐसे मान के चलो कि मान लीजिए कि ए है बी है ना, ए और बी का आपको रिजल्टेंट निकालना, माइंड में ऐसे रखो। तो आप ऐसे लिखोगे आर नेट, मतलब रिजल्टेंट ए और बी का निकालना है ना, तो कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एंगल भी आगे लिखना है, याद रखना कि आगे कॉस थीटा लिखेंगे, है ना। सिंपल ऐसे रेफरेंस मान के चलो, और ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला निकल के आता है इसका, है ना। ये हमें याद रखना होता है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है बेसिकली इसका। ये माइंड में याद रखने के लिए कंफ्यूजन हो जाए तो रेफरेंस ऐसे लिखो कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो मीन्स जैसे हमने वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे लिख दिया, अब अगर हमें रिजल्टेंट फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके जो MCQ प्रॉब्लम्स हैं, MCQ प्रॉब्लम्स भी लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमम, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। एंड आज का लेक्चर बेसिक सा लेक्चर था, कुछ फॉर्मूलाज हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्सिमम फॉर्मूलाज जो है वो कवर करेंगे। और ये किसी स्टूडेंट ने बताया कि न्यूटन पर कूलम्ब इसकी यूनिट होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फोर्स अपॉन चार्ज होता है ना, तो फोर्स की हमारी क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की हमारी कूलम्ब होती है। अच्छा, तो आप लोग मुझे बताइए कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स मीन्स लाइक you want 1.5 hours class or 2 hours class, according to that we can plan. Yes, all of you let me know. According to that we can plan. 1.5 hours class is okay to all of you or 2 hours class is okay? Yes, all of you can message. बिकॉज कल के लेक्चर में ना हम मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोस्टैट है ना, इलेक्ट्रोस्टैट के जो फॉर्मूलाज है ना, एक मैं आपको लिस्ट सी बनवा दूंगी, उसकी सारी लिस्ट बनवा दूंगी, ठीक है। आज थोड़े से लॉज वगैरह थे, आज थोड़े हमारे लॉज वगैरह थे, है ना, तो उनमें हमारा थोड़ा यहाँ पर समझने के लिए टाइम लगता है ना। कल मैं आपको एक फॉर्मूला लिस्ट बनवा दूंगी सारी की सारी, तो हम एक फॉर्मूला लिस्ट बना लेंगे, राइट। तो फिर जब एक फॉर्मूला लिस्ट आपके पास तैयार हो जाएगी, फिर आप ना उसका रेफरेंस लेके फिर क्वेश्चंस निकाल सकते हो, मींस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। तो हम फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है लाइक 2 hours, और कुछ का आ रहा है अभी तक 2 स्टूडेंट्स का मैसेज आया है लाइक 1.5 hour एंड 2 का आया है 2 hours लाइक दैट, ठीक है। मेजॉरिटी में जो भी रहेगा, है ना, वो आप मुझे बता देना।
सेम टाइम, ओके ओके फाइन, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। ओके देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके बाय। और टाइमिंग का कितनी ड्यूरेशन रखनी है वो आप लोग एक बार डिस्कस करके मुझे ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, राइट, ड्यूरेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। ओके देन बाय।